Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. So we are in the endocrine system. So endocrine system में in last class we have discussed about the structure, functions and common disorders of pituitary gland. In continuation of same, today we are going to see the structure and function of thyroid gland and their common disorders. तो आज हम देखेंगे thyroid gland के बारे में, जैसे हमने लास्ट क्लास में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा था, तो आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में देखेंगे। राइट, तो ये थायराइड ग्लैंड क्या है? जो थायराइड ग्लैंड है ये बटरफ्लाई ना, जैसे तितलियां रहती है ना, वो शेप का रहता है और एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये हम एंडोक्राइन में ही डिस्कस कर रहे हैं और ये जो है हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। एंड इट इज लोकेटेड इन द एंटेरियर नेक, है ना, जो हमारा ये गला है इसके आगे साइड में रहता है, इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, है ना, ट्रेकिया के सामने जस्ट बिलो द लैरिंग्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स है ना, फेरिंग्स के नीचे जो लैरिंग्स है, तो वहां पे ये जो थायराइड ग्लैंड है ये रहता है। जैसे ये हमारा ये थ्रोट है, इसमें ये जो ट्रेकिया है ना, ये हेड हो गया, तो ये जस्ट ट्रेकिया के आगे यहाँ पे ये जो वॉइस बॉक्स रहता है, लैरिंग्स रहता है, इसके जस्ट नीचे ये बटरफ्लाई शेप में ऐसा एक ग्लैंड हमको देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। राइट, तो ये वन अमंग द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ना, जनरली जो हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड है वो छोटे होते हैं कंपेयर टू द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें से ये एक बड़े ऑर्गन्स में गिना जाता है एंड इट प्लेज अ की रोल इन द ग्रोथ, है ना। तो जो थायराइड हार्मोन रिलीज होता है उसको हम छोटा ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन की तरह ही काम करता है। राइट, और इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में, तो हमने पहले भी देखा था कि मेटाबॉलिज्म क्या है। राइट, मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारे बॉडी में एक एनर्जी का समीकरण रहता है कि है ना, कितना एनर्जी बनेगा, कितना एनर्जी जाएगा, हमारे बॉडी के जो प्रोसेस है उसमें कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है, कितना एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो सारा समीकरण है इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये जो ग्रोथ है मेटाबॉलिज्म है, और जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट, स्पेशली न्यूरॉन डेवलपमेंट है ना, और उसके बाद में जो बाकी सेल्स है उनकी डेवलपमेंट है ना, ऑर्गन की डेवलपमेंट, वो जो सारा है वो हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन है वो इसको देखते हैं, है ना। क्या क्या देखते हैं? जैसे ग्रोथ जैसे एक्टिविटी हो गए, मेटाबॉलिज्म जैसे एक्टिविटी हो गए, और जो डेवलपमेंट ऑफ और ऑर्गन्स, उसको भी हमारे जो थायराइड हार्मोन है वो देखते हैं। तो देखते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड एक्चुअली दिखता कैसा है ना। जो थायराइड ग्लैंड है इसमें दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब रहता है ना। जो लेटरली मतलब दोनों, एक यहाँ पे ट्रेकिया के राइट साइड में रहता है, एक लेफ्ट साइड में रहता है। तो इसके दो लोब रहते हैं और इसको एक छोटा सा ब्रिज कनेक्ट करता है, जैसे ये तितली जैसा इसीलिए बोला ना, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, और इसको बीच में कनेक्टर रहता है, इस कनेक्टर को हम बोलते हैं इस्थमस, है ना। तो ये राइट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया, और बीच में ये इस्थमस हो गया। ये इसका कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। ग्लैंड इज मेड अप ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, है ना। तो जो इसके सेल्स हैं वो सेल्स में क्या होता है ना, कि जो ये इसमें फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं, जो इन फॉलिकल्स को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। ये फॉलिकल्स मतलब एक ऐसे बड़े बड़े फॉलिकल्स जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं थायराइड ग्लैंड में, है ना, जो फिर इनकी लाइनिंग रहती है, उनमें फॉलिकुलर सेल्स जो है इसको सराउंड करके रखे रहते हैं। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं जिन्होंने इन फॉलिकल्स को सराउंड किया हुआ है, ये थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं, और ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसको थायरोक्सिन को हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं, जिसमें 4 आयोडीन रहते हैं, और इसको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं, जिसमें 3 आयोडीन रहते हैं। तो ये जो बेसिक जो थायराइड के हार्मोन है, ये जो फॉलिकल्स के साइड में फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं वो इनको रिलीज करते हैं। फिर इन्हीं सेल के साथ साथ हमारे पास एक और सेट का सेल रहता है जिसको हम बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल। ये जो पैराफोलिकुलर सेल है ये कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं, है ना। कैल्सिटोनिन जो है हमारे बॉडी में कैल्शियम की जो लेवल है, जो ब्लड में कैल्शियम की लेवल है ना, कितना बोन में भेजना चाहिए, कितना टीथ में भेजना चाहिए, और कितना हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मेंटेन करके रखना चाहिए, इसको रेगुलेट कौन करता है? कैल्सिटोनिन करता है, जो पैराफोलिकुलर सेल से रिलीज होता है। ऐसे ही जो हमारे बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म देखता है, जैसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन हो गया और ट्राई आयोडोथायरोनिन हो गया, जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं, जो फॉलिक्यूल को सराउंड करके रखते हैं, तो वो T3 एंड T4 रिलीज करते हैं, जबकि पैराफोलिकुलर सेल जो है वो कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं, जो कैल्शियम को हमारे बॉडी में रेगुलेट कर रहा होता है। तो ये जो छोटा कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
तो अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है। जो थायराइड हार्मोन है इसके फंक्शंस क्या है। ग्रॉसली तो हमने बोल दिया कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है ना, ऐसे ही मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि ये एक्चुअली क्या क्या करते हैं। तो जो ये T3 एंड T4 है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, है ना, जो बेजल मेटाबॉलिक रेट रहता है, मतलब कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा, जो एनर्जी कितना एनर्जी बन रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, और कितना एनर्जी जो है वो स्पेंड रह रहा है बेसिक फंक्शन करने में। बेसिक बेजल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये होता है कि जब आदमी कोई भी काम नहीं कर रहा है, आदमी रेस्ट में है, आराम से बैठा हुआ है, तो वो टाइम पे उसके डाइजेशन में कितना खर्चा हो रहा है, उसके रेस्पिरेशन में कितना खर्चा हो रहा है ना, उसके यूरिनरी सिस्टम में कितना खर्चा हो रहा है, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना खर्चा हो रहा है। तो वो जो रहता है उसको हम बोलते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट। उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है उसको हम बोलते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट। और इस बेजल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का, मैनेज करने का काम जो है वो T3 और T4 हार्मोन का रहता है, जो बेसिकली हमारे थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं। ऐसे ही जो T3 और T4 हार्मोन है ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, स्पेशली बच्चों में, है ना, जो उनमें उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर जो उनका नर्वस सिस्टम है उसको डेवलपमेंट करने में भी थायराइड का बहुत बड़ा रोल है ना। थायराइड, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो आदमी मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, है ना, वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो T3 और T4 है ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में भी हेल्प करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए तो ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, राइट। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि ये हार्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं, ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाते हैं, है ना। कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाएंगे तो ये भी जाहिर है कि ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम भी करते हैं थायराइड हार्मोन, राइट। ऐसे ही जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी रहती है उस ब्रेन की एक्टिविटी को नॉर्मल तरीके से करने में हेल्प करता है, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो आदमी मेंटल रिटार्डेशन में चले जाता है, जिसको हम मानसिक सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाता है ना। तो ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है। और फिर अगर जो इसका हम दूसरे हार्मोन की बात करें जो पैराफोलिकुलर सेल से रिलीज हो रहा था, जिसको हम बोलते थे कैल्सिटोनिन, तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ना। ऐसे ही हमारे बोन और जो टीथ जो कैल्शियम से बनते हैं उनको स्ट्रेंथ, है ना, उनको मजबूत बनाने का काम जो है ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये हेल्प करता है। तो हमारे बॉडी में, है ना, कितना कैल्शियम ऑब्जॉर्ब होना चाहिए, कितना कैल्शियम ब्लड सर्कुलेशन में रहना चाहिए, है ना, कितना कैल्शियम जो है वो सेल्स में रहना चाहिए आयोनिक एक्टिविटी के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, वेसिकल्स में, है ना, और कितना जो कैल्शियम है वो हमारे बोन पे जाना चाहिए, बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए, या फिर टीथ में जाना चाहिए। ये जो सारा रेगुलेशन है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन कर रहा होता है। होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई हो। तो थायराइड ग्लैंड क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है। हमने पहले ही बोल दिया है जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH रिलीज करता है। TSH का नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये जितने अमाउंट में TSH है फिर ये उतने अमाउंट में हमारे थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 का सिक्रेशन करवाता है डिमांड के हिसाब से। तो जो इसका एक्चुअल डिमांड है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसके हिसाब से TSH रिलीज करता है। ये TSH फिर थायराइड ग्लैंड में जाता है और फिर थायराइड ग्लैंड में जाने के बाद वो T3 या T4 का कितना रिक्वायर्ड है उतना रिलीज कराता है, और हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रेगुलेट होता है। तो बेसिकली इसका अगर हम एक एक्सिस देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हमको ये अगर हम फ्लो चार्ट देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन पे सिचुएटेड, वो क्या करता है, TRH को रिलीज करता है, दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, है ना। जैसे हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को यहाँ से रिलीज करेगा तो ये जो TRH है ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके एक्ट करेगा, है ना। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का हमने कल भी बोला था, इसको भी जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल में रखता है। जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा बॉडी का हेड ऑफिस है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल दे रहा है TRH भेज के कि अब तुम ऑर्डर दे सकते हो थायराइड को कि वो T3 T4 को रिलीज करे, तो इसके रिस्पॉन्स में फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH को रिलीज करता है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में आता है तो ये थायराइड में जाके इंटरेक्ट करता है, TSH रिसेप्टर में जाके बाइंड होता है। जैसे ये TSH रिसेप्टर में जाके बाइंड होता है तो ये इसको ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए बोलता है किसको, T3 और T4 को, और T3 और T4 प्रोड्यूस होते हैं। और जो अगर ये जो घटा है जिसके रिस्पॉन्स में इसने रिस्पॉन्स दिया था तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल हो जाता है ना। जैसे ये नॉर्मल होकर थोड़ा बढ़ना चालू होता है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है हमारे
पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को अब बॉडी में जो है T3 और T4 ज्यादा हो रहा है। तो ये जो पाथवे है ना, ये जैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये हाइपोथैलेमस में इंफॉर्मेशन जाता है, तो फिर ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो TRH है इसको रिलीज करना बंद कर देता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को इधर से सिग्नल नहीं मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है TSH को लिमिट कर देगा, कम कर देगा। उसके रिस्पॉन्स में फिर जो थायराइड ग्लैंड है T3 और T4 को कम सिक्रेट करेगा, और ये साइकिल चलता रहता है। जैसे ये बढ़ता है उसको ये इनहिबिट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये एक वंडरफुल मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी में इस तरीके से थायराइड हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करे रहता है। होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारे बॉडी में T3 और T4 की कमी होती है, हाइपोथैलेमस को मालूम होता है, उसके रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस TRH को रिलीज करता है। TRH के रिस्पॉन्स में फिर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज करता है। ये TSH फिर थायराइड ग्लैंड में जाता है और T3 और T4 को रिलीज करता है। जैसे ये नॉर्मलाइज हो जाता है और एक्सेस होना चालू होता है, तो ये टाइम पे फिर यहाँ से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू होता है, और ये जो TRH रिलीज हो रहा था इसको ये ब्लॉक कर देता है। जैसे ये ब्लॉक हो जाएगा, TSH बनना भी कम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और जो T3 और T4 का लेवल है वो कम प्रोड्यूस होना चालू होगा। इस तरीके से हमारे बॉडी में इसका जो है बैलेंस बना रहता है। राइट, होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम देखेंगे कि इसके कॉमन डिसऑर्डर्स क्या है थायराइड ग्लैंड के। अगर हम कॉमन डिसऑर्डर्स क्या है इसके बारे में देखेंगे, तो मैंने फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 में थायराइड डिसऑर्डर्स को बहुत डिटेल में 3-4 क्लासेस में एक्सप्लेन किया है। वहां पे जाके भी आप देख सकते हो। लेक्चर नंबर 33, 34, 35 एंड 36 में मैंने फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 के प्लेलिस्ट में इसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहां पे खोल के चीजें और डिटेल में देख सकते हो। Having said that, जो कुछ कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उनको हम यहाँ पे भी देखेंगे, है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म जनरली क्या होता है कि यहाँ पे T3 और T4 है वो कम हो जाता है, जिसको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं, है ना। जहाँ पे T3 और T4 कम हो जाता है, अगर बच्चों में 1 साल से छोटे बच्चे में अगर T3 और T4 की लेवल कम हो जाती है तो बच्चा एक कंडीशन से गुजरता है जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि बच्चा बौना जैसा होता है, एकदम छोटा भी होता है और उसका मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। ऐसे को हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। अगर एडल्ट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कम मात्रा में है, मतलब जो थायराइड लेवल है वो बहुत कम मात्रा में है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो ऐसे कंडीशन में उसको मिक्सोइडिमा हो सकता है ना। इसको हम मिक्सोइडिमा कोमा भी बोलते हैं। ये एक सीवियर कंडीशन है। अगर हम इसको नहीं ट्रीट करेंगे तो इससे आदमी की तुरंत जान भी जा सकती है। एकदम सीवियर कंडीशन है जहाँ पे जो थायराइड लेवल है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ऐसे ही जो हमारा एक्सेस का कंडीशन है उसको हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम हो जाना, हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना। थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाता है जिसको हम एक्सेस थायराइड भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में जनरली क्या हो जाता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे बॉडी ऐसे एंटीबॉडी निकालता है ना, जो यहाँ पे जो TSH है ना, ये TSH जैसा काम करता है। ये जो एंटीबॉडी है ये TSH जैसा काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH नहीं निकाला है, हाउएवर ये एंटीबॉडी TSH जैसा काम कर रहा है और थायराइड को एक्सेस में स्टिमुलेट कर रहा है ताकि ये T3 और T4 को रिलीज करे, जिसकी वजह से हमको हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और फिर आता है गोइटर सिचुएशन। गोइटर क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये एकदम एक्सेसिव इनलार्ज हो जाता है। जनरली हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में थायराइड ग्लैंड का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम गोइटर बोलते हैं, है ना। पहले पहले बहुत देखने को मिलता था क्योंकि लोगों में सीवियर आयोडीन डिफिशियंसी देखने को मिलती थी। तो उसके काउंटर में अभी गवर्नमेंट ने जो है आयोडीन फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाए हुए हैं। जैसे अभी हम देखते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट मार्केट में हमको एकदम कॉमनली देखने को मिलता है, जो क्या करता है कि इस आयोडीन की डिफिशियंसी को प्रिवेंट करता है। इसलिए हमको आज की डेट में जो गोइटर के केसेस है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और फिर कभी कभी थायराइड के नोड्यूल्स भी हो सकते हैं और कैंसर भी हो सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, है ना, जो मैंने लेक्चर 33, 34, 35, 36 में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करी है। फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 वाले प्लेलिस्ट में आप जाके इसको खोल सकते हो, जहाँ पे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स थे थायराइड ग्लैंड के, है ना। तो ये था आज का हमारा क्लास जहाँ पे हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में देखा। तो हम इसको खत्म करने से पहले एक बार जस्ट रिवाइंड करके देखना चाहेंगे। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बटरफ्लाई शेप्ड है ना, 2 लोब है इसके, राइट और लेफ्ट। बीच में इस तरह ने इसको अटैच करके रखा है। कहाँ पे मिलता है, ट्रेकिया के आगे, है ना, जस्ट लैरिंग्स के नीचे। और ये T3 और T4 को रिलीज करता है जिसको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं। बेसिकली ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इनका रोल है। उसके बाद में ये फिर कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है पैराफोलिकुलर सेल से, जो
कैल्शियम होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में ना, कितना कैल्शियम ब्लड में होना चाहिए, कितना बोन पे जाना चाहिए, कितना टीथ पे जाना चाहिए, कितना सेल्स पे रहना चाहिए, कितना वेसिकल्स में रहना चाहिए, ये सारा जो है कैल्सिटोनिन का काम है। फिर T3 T4 बेजल मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड करते हैं, ग्रोथ है ना, ब्रेन डेवलपमेंट। फिर ऐसे प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करते हैं, है ना। तो जो हमने इसका कंट्रोल एक्सिस देखा था, कंट्रोल एक्सिस में हमने क्या देखा था कि जो हाइपोथैलेमस है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जहां से पिट्यूटरी ग्लैंड फिर उसके रिस्पॉन्स में TSH को रिलीज करता है, और फिर ये TSH थायराइड में जाके T3 और T4 रिलीज करता है। जैसे ये एक्सेस हो जाता है नेगेटिव फीडबैक से इसको ब्लॉक कर देता है। तो ये इसका थायराइड एक्सिस, जो थायराइड का पाथवे हार्मोन का, वो हो गया। उसके कॉमन डिसऑर्डर में हमने हाइपोथायराइडिज्म की बात करी थी, जहाँ पे T3 और T4 की कमी हो जाती है, बेसिकली क्रेटिनिज्म और मिक्सोइडिमा कोमा जैसे कंडीशन हमको देखने को मिलते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म में जनरली ग्रेव्स डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कंडीशन हमको देखने को मिलते हैं, और आयोडीन डिफिशियंसी से कुछ कंडीशंस जैसे गोइटर देखने को मिलती हैं, और थायराइड के कैंसर भी हो सकते हैं। होप आपको ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है ना, कोई भी डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। होप ये जो आज का लेक्चर है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर क्लास विद दी अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। थैंक यू।